Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss Consumer Protection Act 1986. जैसे कि नेम से सजेस्ट हो रहा है कि इस एक्ट को हमने क्यों बनाया, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंज्यूमर को मार्केट का किंग कहते हैं और जो भी गुड्स की क्वांटिटी क्वालिटी है वो प्रोड्यूस की जाएगी कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग। जो भी बिजनेस यूनिट की एडवांसमेंट है वो डिपेंड करती है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पर। जितनी ज़्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड की जाएगी उतनी ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होगी और जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो जो वो फर्म है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगी और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगी तो क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट मिलेंगे जिससे कॉस्ट है वो कम आएगी और फर्म के जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इससे हमें पता चल गया कि जो कंज्यूमर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। और इसी चीज़ के लिए जो कंज्यूमर को कुछ राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो प्रोवाइड की गई हैं ताकि कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। अब कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट कैसे किया जाएगा, किस किस फॉर्म में कंज्यूमर का शोषण किया जाता है और शोषण कौन करेगा, या तो सेलर करेगा या फिर प्रोड्यूसर। ये जो एक्सप्लॉयटेशन होती है किस किस फॉर्म में होंगी, जैसे कि शॉर्ट वेट एंड मेजर, कि जो दुकानदार है वो थोड़ा सा वेट में जब तोल करता है उस किसी भी प्रोडक्ट का वो थोड़ा सा कम कर दे, मेजरमेंट है वो कम कर दे। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इंफीरियर पुअर क्वालिटी का जो सामान है वो उसको प्रोवाइड करे। इसके अलावा जो गुड्स की डिलीवरी है वो टाइम पे ना करे। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावटी सामान है वो प्रोवाइड करे। फेक गुड्स की सप्लाई कर दे। जो ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग्स है, वो गुड्स की करे। इसके अलावा जो गलत एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है कि गलत एडवर्टीजमेंट दिखा करके कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर लिया और कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को परचेज करा, लेकिन जब उसने उस प्रोडक्ट को यूज़ करा तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिले। तो ये सारे तरीके हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसका शोषण किया जाएगा। अब इन्हीं सभी एक्सप्लॉयटेशन को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी क्या है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। कोई मतलब कि कंज्यूमर को अवेयर कराया जाए, कंज्यूमर के बताया जाए कि आपका जो शोषण है वो इस तरीके से हो सकता है और कैसे आप उस एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी वजह से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसको इनेक्टमेंट में लाया गया। तो सबसे पहले करते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि कंज्यूमर को जितनी भी हमने एक्सप्लॉयटेशन पढ़ी है उन सभी एक्सप्लॉयटेशन से जो अनफेयर यानी कि गलत तरीके से जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर ने करी हो या फिर सेलर ने करी हो, उनसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। तो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करती हैं, जो लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट है, कानूनी तौर पे जो प्रोविजंस हैं उनको पारित करती हैं कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 हो गया, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन मार्क एक्ट 1952 हो गया, और इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई एक्ट 1955 है, और जो भी प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सप्लायर ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980, स्टैंडर्ड ऑफ द वेट एंड द मीजर इन्फोर्समेंट एक्ट 1985। तो बहुत सारे एक्ट्स हैं जो बनाए गए थे कंज्यूमर्स को अलग अलग तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। इन सभी एक्ट्स के होने के बावजूद भी जो कंज्यूमर है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन है वो किसी न किसी तरीके से किया जा रहा था। और इसका मेन रीज़न, वैसे तो बहुत सारे कारण थे कि इन एक्ट के होते हुए भी कंज्यूमर को शोषण से बचाया नहीं जा सका। इनमें से जो दो मेन रीज़न क्या है, सबसे पहले तो जो कंज्यूमर है उसको इन सभी एक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है और मतलब उसको पता ही नहीं है कि अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी मतलब एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो कहाँ पे जाए, किसको जाके कंप्लेन करे, किस अथॉरिटी में उसको जाना चाहिए, उसकी क्या पावर है, क्या राइट्स है, वो क्या लीगल एक्शन ले सकता है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। सेकंड रीज़न क्या है कि अगर उसको पता चल गया और उसने कोई लीगल एक्शन लिया तो उसमें जो टाइम और जो मनी वेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा है और उस टाइम और मनी की वजह से भी जो कंज्यूमर है वो
एक्सप्लोटेशन के जो खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। तो इन सभी रीज़न को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 1986 में क्या डिसाइड किया गया कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा और जो उनके डिस्प्यूट्स होते हैं उनको क्विकली बड़ी ही जल्दी से उनको सोल्व किया जाएगा। इसीलिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो पास किया गया। और ये एनफोर्समेंट में कब आया था? अप्रैल 15, 1987। इनेक्टमेंट का मतलब होता है कि एक्ट बना कब था? बना तो था दिसंबर 1986 में, और एनफोर्समेंट का मतलब होता है कि लागू कब से हो गया? अप्रैल 15, 1987 में। और यहाँ पे इस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स है वो होती रही हैं। सबसे लास्ट में जो अमेंडमेंट हुई थी वो 2002 में, और फिर 2019 में क्या किया गया? इस पूरे ही एक्ट को चेंज कर दिया और एक जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो एग्जिस्टेंस में आया। स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्ट। तो किसी भी एक्ट के अंडर अगर स्कोप और एक्सटेंट लिखना हो, इसका मतलब होता है कि उस एक्ट का दायरा क्या है, कि वो एक्ट कहाँ कहाँ तक लागू होगा। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जो एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्ट, इसका मतलब होता है कि जो ये एक्ट है उसकी लिमिट कहाँ तक है, कि कहाँ तक वो एक्ट अप्लाई होगा। जो ये एक्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत पे ये अप्लाई होता है। और इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो जितने भी पहले हमने एक्ट पढ़े उन सभी के प्रोविज़न के साथ, मतलब जो पहले वाले प्रोविजंस थे उनको भी लिया है और कुछ नए प्रोविजंस है वो इसके अंदर ऐड किए गए। ये जो एक्ट है वो सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाई होता है जो भी इस एक्ट के स्कोप के अंडर आएंगे। अब हम करते हैं कि मेन एलिमेंट्स या फीचर्स क्या क्या हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव एक्ट है जिसका सोशल वेलफेयर का, और इसको रेफर्ड किया गया है एज अ मैग्ना कार्टा। तो जो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ है, अगर कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रोविज़न है, अगर वो इस एक्ट के अंदर दे दिया तो कोई भी राजा या सरकार लॉ से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ये मतलब होता है मैग्ना कार्टा का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एक्ट है इसकी मेन फीचर्स क्या क्या थी? सबसे पहले तो जो ये एक्ट है वो सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाई होगा। दूसरा क्या है, जो भी इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस दिए गए थे वो इससे पहले जो भी प्रोविजंस गिवन थे उनके साथ एडिशन किया गया। मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको रिड्यूस करता है या उनको लिमिट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने वाले एक्ट में जो प्रोविजंस गिवन थे वो भी लिए गए हैं, इसके अलावा कुछ नए प्रोविजंस है वो भी ऐड किए गए। इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविज़न है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को करता है, जो ऑफिशियल भी होती है और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे, यानी कि जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए काउंसिल बनाई गई है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं ऑफिशियल भी हैं एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी हैं। इस काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर के राइट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको प्रमोट करना और उन राइट्स के बारे में कंज्यूमर को मतलब कि अवेयर करवाना, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना। जो ये एक्ट है कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को? राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार देता है। राइट टू बी हियर्ड, कि उसकी सुनवाई का अधिकार है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को मतलब उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसको शिक्षित होने का अधिकार है, उसको पूरा पूरा हक है कि वो अपने राइट्स के बारे में जान सकता है। राइट टू सीक रिड्रेसल, उसके साथ कोई भी एक्सप्लोटेशन होता है तो उसको अपना मतलब कि अपनी कंप्लेन कर सकता है और उसका भी जो रिड्रेसल है, उसकी समस्या का जो समाधान है वो भी किया जाएगा। जो ये एक्ट है किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन, कि जहाँ पे जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित पार्टी, उसको जो कंपनसेशन है, फेयर कंपनसेशन है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। टू रिड्यूस द ग्रीवेंसेस देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर 3-tier जुडिशियल मशीनरी, और यहाँ पे जो भी मतलब कंपनसेशन क्या रहेगा, कैसे मतलब कि रिड्रेस किया जाएगा कंज्यूमर की कंप्लेंट को, तो उसके लिए जो जुडिशियल मशीनरी है वो 3 लेवल पे काम करेगी। एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा है स्टेट लेवल पे एंड तीसरा है नेशनल लेवल पे। जो ये एक्ट है अफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। जो अलग अलग तरह की एक्सप्लोटेशन होती है, जैसे कि डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड किए गए हैं, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावटी सामान दिया गया है, अंडर वेट है,
एक्सेसिव प्राइस, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर ली, अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट है, या सर्विस में डेफिशिएंसी है, कुछ कमी है, या फिर कोई और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। जो ये एक्ट है वो रिड्रेस करता है बिल्कुल सिंपल, चीप एंड डायनेमिक मैनर में। जो भी कंज्यूमर की कंप्लेंट होगी, जो कंज्यूमर पीड़ित हुआ है, जिसका शोषण हुआ है, उसकी जो सुनवाई है वो बहुत ही सिंपल तरीके से, इकोनॉमिकल है, मतलब ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, और डायनेमिक मैनर में सोल्व हो जाएगी। और टाइम लिमिट भी मतलब डिसाइडेड होगी कि इतने टाइम के अंदर अंदर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लायर हैं, जो बिलोंग करते हैं प्राइवेट से या पब्लिक से या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर से, वो भी इस एक्ट के अंडर आएंगे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो सप्लायर है वो तो प्राइवेट से सेक्टर से रिलेटेड है तो इसके अगेंस्ट हम कंप्लेन नहीं कर सकते, या फिर जो ये सप्लायर है वो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है या कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड है तो कंज्यूमर उनके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर भी एंड कोऑपरेटिव सेक्टर भी इस एक्ट के अंडर आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इस एक्ट के? अभी तक हमने जितना पढ़ा हम खुद से भी ऑब्जेक्टिव से वो बना सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, कि जो भी इमोरल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। दूसरा क्या है कि जो कंज्यूमर के राइट्स है उनको प्रमोट करना, कि कंज्यूमर को अवेयर करवाना कि आपके भाई क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसको सेटअप करना, कि उस काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंज्यूमर को एजुकेट करेगी वो उनके राइट्स के बारे में और उनको अवेयर करवाएगी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिड्रेस करना, यानी कि जो भी उनसे रिलेटेड मैटर है उसको जल्दी से बड़ी ही स्पीडली क्विकली सोल्व करना। और ये जो प्रोविज़न है वो क्वासी जुडिशियल मशीनरी, मतलब कि जो 3 लेवल का जो सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे, वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा जिससे पूरी की पूरी जो मार्केटिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, टर्मिनोलॉजी हैं जो इस एक्ट के अंदर गिवन है। अब चाहे किसी भी एक्ट को स्टडी कर लो, सबसे पहले क्या मिलेगा, उसका मतलब मीनिंग वगैरह मिलेगा, स्कोप मिलेगा, फीचर्स मिलेंगे, और कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, क्या क्या जो टर्म्स है वो इस एक्ट के अंदर वो आपको बार बार देखने को मिलेंगी, उनका मीनिंग क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी। तो इस एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी से मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लेबोरेटरी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई जाएगी जिसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है, लेकिन वो उन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेगी जो कि प्रिस्क्राइब्ड करी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और ये जो लेबोरेटरी होंगी या ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो जो भी कंट्री के लॉ है, कानून है, उसको ध्यान में रखते हुए सेटअप किए जाएंगे। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है कि जो गुड्स है जिसमें कोई भी डिफेक्ट है उसको एनालाइज करना, गुड्स की टेस्टिंग करना, और ये जो लेबोरेटरी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन होंगी, उनको मेंटेन किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा, और जो सहायता मिलेगी, एड किया जाएगा, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो कंप्लेनेंट क्या होता है, सेकंड टर्म है कंप्लेनेंट। कोई भी पर्सन है या इंस्टीट्यूट है जो मतलब यहाँ पे नीचे मेंशन किए गए हैं, कुछ पर्सन के नेम है या फिर इंस्टीट्यूट के नेम है, जिनको हक होता है या फिर जो कंप्लेंट फाइल करेंगे, यानी कि जो शिकायत दर्ज करवाएंगे उसको कहा जाएगा कंप्लेनेंट। तो वो कोई कंज्यूमर भी हो सकता है या फिर कोई वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन, जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर का जो एक एसोसिएशन बनाया जाता है ना, वॉलेंट्री अपनी मर्जी से उन्होंने अपना एक एसोसिएशन फॉर्म कर लिया, और जो रजिस्टर्ड है, जो एसोसिएशन है वो रजिस्टर्ड है किस एक्ट के अंदर, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, या फिर कोई वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन है जो रजिस्टर है किसी और एक्ट के अंदर, कंट्री में कोई भी एक्ट लागू हुआ था उस एक्ट के अंदर कोई भी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है तो उसको उसके पास भी पूरा पूरा राइट है कि वो कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। जो सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी क्या कर सकती है, कंप्लेन कर सकती है। और कौन कर सकता है कि जो न्यूमरस कंज्यूमर के केस में, मतलब कि जिनका सेम इंटरेस्ट था, यानी कि एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर है, वो क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। इसके अलावा जिस कंज्यूमर की अगर डेथ हो जाती है किसी केस में तो उसका जो लीगल हेयर है, तो जो कानूनी तौर पे जो उसका वंशज होगा या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंप्लेन कर। थर्ड टर्म इज कंप्लेनेंट।
कंप्लेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिगेशन जो राइटिंग में दी गई है, लिखित में एलिगेशन दी है, वो किसके द्वारा दी जाएगी, कंप्लेनेंट के द्वारा दी जाएगी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको हेल्प मिले और इस एक्ट के अंदर उसको जो रिलीफ है वो प्रोवाइड की जाए। जो ये एलिगेशन है वो कितने तरह की हो सकती है, जैसे कि कोई भी ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है, उसने कोई भी अनफेयर या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है, उसके हिसाब से हो सकती है एलिगेशन। सेकंड क्या है कि जो भी गुड्स परचेज करा है बायर ने, कंज्यूमर ने, या फिर वो अग्री हो गया है गुड्स को परचेज करने के लिए, लेकिन उस गुड्स में एक या एक से ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं। थर्ड क्या है कि जो भी सर्विस हायर करी है या अवेल करी है, या फिर वो अग्री हो गया कि उसको हायर करेगा या अवेल करेगा, उसमें भी कई तरह की जो डेफिशिएंसी है वो इन्वॉल्व है। जो भी ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, जितना पहले से मेंशन किया गया था कि जो भी गुड्स का प्राइस होगा उससे वो ज़्यादा प्राइसेस अगर चार्ज कर लेता है तो भी वो एक एलिगेशन ही, मतलब कि कंप्लेंट मानी जाएगी। जैसे कि जो प्राइसेस कौन कौन से हैं कि प्राइस किससे ज़्यादा होने चाहिए, तब वो एलिगेशन माना जाएगा। कि जो भी किसी भी लॉ के अंडर जो प्राइसेस फिक्स किए गए थे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो वो सेकंड आ जाएंगे कि जो भी जो भी गुड्स के पैकेट के ऊपर या जो पैकेजेस होते हैं उन पे जो गुड्स का प्राइस डिस्प्ले था उससे ज़्यादा अगर प्राइस चार्ज करे। तीसरा है कि जो सेलर ने या जो प्रोड्यूसर है उसने जो एग्जीबिशन किया था, जितना प्राइस वहाँ पे डिस्प्ले किया उससे ज़्यादा प्राइस उसने चार्ज कर लिया कस्टमर से। या फिर हो सकता है कि जो दोनों पार्टीज, जो बायर है और सेलर है, उनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था उससे ज़्यादा प्राइसेस अगर जो सेलर है या प्रोड्यूसर है वो चार्ज करेगा तो वो एलिगेशन के अंडर आएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो भी गुड्स हैं, ऐसे गुड्स प्रोवाइड किए गए हैं कंज्यूमर को जो उसकी हेल्थ के लिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, उसको हार्म कर सकते हैं, डेंजरस हैं, तो ऐसे गुड्स के लिए भी क्या आ जाएगा, वो कंप्लेन कर सकता है कंज्यूमर। और ऐसे सर्विसेज है जिनसे कंज्यूमर को मतलब नुकसान पहुंचा है किसी भी तरह से, तो पब्लिक की सेफ्टी को जो भी प्रॉब्लम हुई है तो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ऐसी चीज़ का यूज़ किया गया सर्विस को प्रोवाइड करते टाइम जो कि पब्लिक सेफ्टी के लिए मतलब कि ठीक नहीं है, वो मतलब कि लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो इन सब के लिए जो कंज्यूमर है वो कंप्लेन कर सकता है लिखित में। फोर्थ टर्म है कंज्यूमर। तो इस सेक्ट के अंदर जो कंज्यूमर है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, कंज्यूमर ऑफ गुड्स, एंड सेकंड इज कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। तो जो कंज्यूमर ऑफ गुड्स का मीन क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो गुड्स को परचेज करता है, खरीदता है एक कंसिडरेशन के बदले में, कि जो कंज्यूमर है वो कंसिडरेशन पे करेगा और गुड्स को परचेज कर लेगा। तो इसमें जो कंसिडरेशन की अमाउंट होगी या तो कंज्यूमर ने वो पे कर दी, या फिर उसने प्रॉमिस किया है कि वो पेमेंट करेगा, या फिर ये हो सकता है कि उसने पार्टली जो पेमेंट है वो कर दी और जो पार्टली है वो प्रॉमिस कर दिया कि पे करेगा, या फिर हो सकता है कोई डेफर्ड पेमेंट सिस्टम के अंडर उसने गुड्स को परचेज करा, जैसे कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट है कि किस्तों में इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होगी, या फिर हायर परचेज सिस्टम की जो रेंटल बेसिस पे जो गुड्स को परचेज कर लेता है। लेकिन इसके अंदर उन पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जो कि ट्रेडर या फिर बिजनेसमैन होते हैं, कि जिन्होंने गुड्स को परचेज करा किस पर्पज से, उस गुड्स को रीसेल करने के पर्पज से, कि उस गुड्स को दोबारा से वो बेचेगा, तो उसका ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, तो वो इस एक्ट के अंदर नहीं आएंगे एज अ कंज्यूमर। लेकिन जो अमेंडमेंट हुई है जून 1993 में, तो उसमें जो टर्म है ट्रेड पर्पज, उसके अंदर वो कंज्यूमर इंक्लूड नहीं होंगे जिन्होंने मतलब कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि खुद ही अपना मतलब कि जो से खोल के बिजनेस खोल के ओपन करके कि बना बनाया माल है उसको परचेज करते हैं, देन उसको सेल करेंगे। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको तो इस एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, अगर वो अपनी मतलब जीविका निर्वाह चलाने के लिए अगर किसी भी कंप्यूटर को या फिर टैक्सी को, जीरोक्स मशीन को परचेज करता है और उसको फिर सेल करेगा, यानी कि थोड़ा बहुत उसने क्या करा, प्रॉफिट अर्न कर लिया, यानी कि उसका रेगुलर काम नहीं है, वो कभी कभी कर रहा है इस चीज को, तो उसको हम गुड्स का जो कंज्यूमर है वो कहेंगे। सेकंड क्या है, कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। तो जैसे कंज्यूमर ऑफ गुड्स था कि जो गुड्स को हायर करता है, गुड्स को परचेज कर रहा है कंसिडरेशन के बदले में, सेम ऐसे ही जो सर्विसेज को हायर करेगा, अवेल करेगा, उसको हम कहेंगे कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। इसमें भी सेम वही है कि उसने जो सर्विस की पेमेंट है वो कर दी, या फिर जो प्रॉमिस किया है कि वो सर्विसेज की पेमेंट करेगा, या फिर ये हो सकता है उसने पार्शियल पेमेंट कर दी और पार्शियल का प्रॉमिस कर दिया पेमेंट करने का। जो पेमेंट है
वो डेफर्ड पेमेंट सिस्टम के अंदर मतलब उसने प्रॉमिस किया है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करेगा या फिर हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग करेगा, तो ये सब आ जाएंगे। तो फिफ्थ टर्म इज कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट का मतलब होता है कि जिस चीज़ के लिए कंप्लेन की गई है, जैसे कि डिस्प्यूट किस चीज़ का है, अंडरवेट का है, पुअर क्वालिटी का है, टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, यानी कि जिसके लिए कंप्लेन की गई है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। सिक्स्थ टर्म है डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब होता है कोई भी फॉल्ट, इम्परफेक्शन या शॉर्टकमिंग जो क्वालिटी में हो, क्वांटिटी में हो, पोटेंसी मीन्स एनर्जी में हो, या फिर जो प्योरिटी है, स्टैंडर्ड है, जो भी स्लो के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड थे बट वो फुलफिल नहीं किए गए, या फिर जो टाइम पे है उस गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो या फिर इम्प्लाइड हो। एक्सप्रेस में तो होता है कि वो बोल के बताई जाएगी, इम्प्लाइड होता है जो अपने यहाँ पे मीज़र करना पड़ता है कि मतलब कि अज्यूम करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ होगा। तो यहाँ पे मतलब कि गुड्स के रिलेशन में कोई भी कमी है तो उसको हम डिफेक्ट कहेंगे। डेफिशिएंसी में भी सेम वही आ जाएगा कि कोई भी फॉल्ट है, इम्परफेक्शन है, शॉर्ट कमिंग है, या फिर इनएडिक्वेसी है क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके, या स्टैंडर्ड को लेके, टाइम पे डिलीवरी को लेके, या फिर जो भी मतलब इस एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को लेके, ये किसके रिलेशन में होगा, सर्विस के रिलेशन में। तो हम कह सकते हैं कि अगर गुड्स के रिगार्डिंग कोई भी कमी हुई, डेफिशिएंसी हुई तो उसको डिफेक्ट हुआ, या फॉल्ट हुआ, इम्परफेक्शन हुई तो उसको हम डिफेक्ट कहेंगे। अगर सर्विसेज के कंटेस्ट में अगर कोई भी फॉल्ट है, इम्परफेक्शन है, शॉर्ट कमिंग है, उसको हम डेफिशिएंसी कहेंगे। एट टर्म है गुड्स। तो गुड्स का मीनिंग क्या होता है कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग गुड्स का मीनिंग होता है ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी तरह की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मूव किया जा सके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। जैसे कि लैंड है, उसको हम मूव नहीं कर सकते, वो ई मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसको गुड्स की टर्म में यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स हैं, लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। और ये इंक्लूड करता है किसको, शेयर को, ट्रंक ऑफ अ ट्री को, स्टैंडिंग क्रॉप्स को, ग्रास को, या फिर उन सभी गुड्स को जो कि लैंड के साथ जुड़े हुए थे और जिनको हम लैंड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट किया जाएगा तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर मतलब गुड्स की टर्म में आ जाएंगे। सर्विस का मतलब होता है किसी भी तरह की या कोई डिस्क्रिप्शन है जो कि अवेलेबल की गई है प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर को। यानी कि प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं कि जो एक्चुअल में नहीं हुए, अभी मतलब होने वाले हैं। इसमें इंक्लूड हो जैसे कि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो फाइनेंशियल होगी, इंश्योरेंस सर्विस होगी, ट्रांसपोर्ट की है, प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रिकल, और भी अलग तरह की जो एनर्जी सप्लाई वगैरह होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी तो वो सर्विस में आ जाएंगे। बोर्डिंग, लॉजिंग और वो दोनों आ जाएंगे। हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन हो गया, एंटरटेनमेंट की सर्विस होगी, अम्यूज़मेंट हो गया, और भी जैसे न्यूज़ वगैरह को बताया जाता है या कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ये सारी सर्विस में इंक्लूड होंगी। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा कि कोई भी सर्विस जो दी गई है, रेंडर की गई है, कैसे, फ्री ऑफ चार्ज, मतलब उस सर्विस के देने के बदले में कुछ भी चार्ज नहीं किया, तो वो किस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस के अंडर आएंगी, और ये सर्विस के अकॉर्डिंग नहीं आएंगी। यानी कि मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइड की गई है एक सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, उसके बदले में उसने कुछ ना कुछ चार्ज किया हो, कंसिडरेशन लिया हो। 10th इज डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लीगल मशीनरी काम करेगी कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने के लिए, उसको हम डिस्ट्रिक्ट फोरम कहेंगे। 11th इज मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर एक ऐसा पर्सन होता है जो बनाता है गुड्स को या फिर उसको मैन्युफैक्चर करता है, या फिर उसके एक पार्ट को बना रहा है उस गुड्स के, या फिर ये हो सकता है कि उसने उस गुड को मतलब कि बनाया नहीं है, उसको मैन्युफैक्चर नहीं करा, बट क्या करा, जो भी अलग अलग पार्ट्स थे उनको एक साथ मिला के उनको असेंबल कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गाड़ी है, तो कोई एक दूसरी कंपनी है वो क्या बना रही है, उसके स्टीयरिंग बना रही है, एक कंपनी इंजन बना रही है, एक टायर बना रही है, फिर एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी से जो भी पार्ट्स हैं उसके, उसको परचेज़ करेगी और फिर उनको असेंबल करके, देखो खुद से कोई भी जनरेट नहीं कर रही है, बस उन पार्ट्स को असेंबल करके फिर वो उसको सेल कर रही है। यानी कि जो दूसरी कंपनीज़ ने दूसरी फॉर्म से उनको मैन्युफैक्चर किया था, उन सभी पार्ट्स को वो असेंबल करेगी, उनको जोड़ेगी। और यहाँ पे आ जाएंगे कोई भी गुड्स है या जो भी
मैन्युफैक्चर्ड किए गए थे अदर मैन्युफैक्चरर ने, उनको अपने नाम दे करके। मतलब जैसे कोई स्मॉल फर्म्स होती हैं, इनका कोई नाम तो नहीं होता, वो क्या करती हैं कि गुड्स को तो प्रोड्यूस वही करती हैं, ये क्या करेंगे अपने गुड्स को, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जिनका ब्रांड नेम पहले से एस्टेब्लिश हो चुका है, उनको अपनी गुड्स को सेल करेंगी। फिर क्या करती है वो, उन छोटी फर्म्स के गुड्स पे अपना नाम, अपना टैग लगा करके उनको सेल करती हैं। तो मैन्युफैक्चरर में 3 तरह के पर्सन होंगे, एक तो जो खुद ही अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, दूसरे जो मैन्युफैक्चर नहीं करते, बस अलग अलग फॉर्म से मैन्युफैक्चर किए हुए पार्ट्स को परचेज़ करेंगे और फिर उनको असेंबल करके सेल कर देंगे। तीसरे कौन से, कि जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, किसी और से प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और उस पर जो अपना नेम टैग है, अपना नाम यूज़ करके उनको सेल करते हैं। 12 टर्म इज़ मेंबर। मेंबर इंक्लूड करता है प्रेसिडेंट को, और जो भी मेंबर होगा यहाँ पे, जो नेशनल कमीशन है या फिर स्टेट कमीशन है या डिस्ट्रिक्ट फोरम है, कोई भी केस होगा तो नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन हो गया, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया। उनके जो प्रेसिडेंट है और मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है मेंबर में। 13 टर्म इज़ नोटिफिकेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाएगी गेजेट के अंदर, उसको कहा जाएगा नोटिफिकेशन। नेशनल कमीशन means the National Consumer Dispute Redressal Commission established under the clause C of the section for the redressal of consumer dispute at the national level। कि जो भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स हैं उनको नेशनल लेवल पे जब रिड्रेस किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा, वो कौन सा कमीशन करेगा, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन करेगा। 15 है पर्सन। पर्सन में क्या इंक्लूड होगा, कोई भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड फर्म होगी, जॉइंट हिंदू फैमिली या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एवरी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्संस आ जाएंगे जो रजिस्टर्ड हुए हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, या फिर उसके अंदर नहीं है, किसी और एक्ट के अंदर है। यानी कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एओपी, और रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म आ जाएंगी, जॉइंट हिंदू फैमिली हो गया और कोऑपरेटिव सोसाइटी। टर्म 16 प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मीन्स होता है कि कोई भी रूल्स है जो स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब किए गए हैं, बताए गए हैं। प्रिस्क्राइब का मीनिंग आप समझ सकते हो, जैसे कि डॉक्टर है, कहते हैं ना कि प्रिस्क्रिप्शन दी है डॉक्टर ने, मतलब उसकी सलाह पे ही, मतलब जो डॉक्टर ने बोला है वैसा ही करना है। तो ऐसे जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कोई भी रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं इस एक्ट के अंदर, ऐसा बोलते हैं हम। 17 टर्म इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वो ट्रेड प्रैक्टिसेस हो जाएंगी जो किसको लेके आती हैं, मैनिपुलेशन को लेके आती हैं, चाहे वो मैनिपुलेशन किया गया हो प्राइस को लेकर के या फिर डिलीवरी की कंडीशन को लेके, कि जिससे जो भी गुड्स है सर्विसेज है उसकी सप्लाई का जो फ्लो है वो अफेक्ट हो। जैसे कि यहाँ पे ले सकते हैं कि कोई भी जो टाइम पीरियड था कि जिसपे एग्रीमेंट हुआ था कि जो ट्रेडर है वो गुड्स की सप्लाई कर देगा, लेकिन उसने क्या करा, उससे ज़्यादा मतलब डिले कर दिया सप्लाई करने में, जिससे क्या हुआ, जब तक गुड्स की सप्लाई हुई तब तक उन गुड्स के प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए। और भी ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे कि जो भी कंज्यूमर को मतलब रिक्वायर करती है कि वो जो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है, पहले से ही कंडीशन दी गई है, उन्हीं पे ही उन गुड्स को उसको परचेज करना पड़े, हायर करना पड़े या फिर उसको अवेल करना पड़े। 18 क्या है, स्टेट कमीशन। तो जैसे नेशनल कमीशन था वैसे ही स्टेट कमीशन है, ये भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है स्टेट में अंडर द क्लोज बी ऑफ सेक्शन 9। ट्रेडर, ट्रेडर किसको इंक्लूड करता है, जो गुड्स के रिलेशन में कोई भी पर्सन है जो गुड्स को सेल करता है या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, किस पर्पज से, सेल करने के लिए गुड्स को, और इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो भी हो जाएगा। ऐसे ही सेम कोई भी गुड्स है जिसको सोल्ड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैकेज की फॉर्म में, उसमें मतलब जो पैकर है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ट्रेडर में 2 पर्सन आ गए, मैन्युफैक्चरर एंड पैकर। 20th टर्म इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हमारी हो चुकी हैं, अब हम कर रहे हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मीन्स ट्रेड प्रैक्टिसेस विच फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग द सेल, यूज और सप्लाई adopts any unfair methods or the deceptive practice and include any of the following practices namely। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर ये बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, एग्जाम्पल्स है वो आपके आ जाएंगे, जैसे कि मिसलीडिंग और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। इसमें वो सारे स्टेटमेंट आ जाएंगे या फिर वो सारी बातें आ जाएंगी जो कि गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई हैं, जो कि कंज्यूमर को मिसलीड करती हैं, मिसगाइड करती हैं।
जैसे एग्जांपल के लिए कि जो पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड बताया गया था गुड्स की क्वालिटी का, क्वांटिटी का, उसके ग्रेड कंपोजिशन का, स्टाइल का, मॉडल का, वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। सेकंड हो सकता है कि जो भी पर्टिकुलर क्वालिटी है, ग्रेड है सर्विस की, पहले में तो गुड्स की बात हो रही थी, सेकंड पॉइंट में सर्विसेज की बात हो रही है, वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई। सेम ऐसे ही जो भी पुराना गुड्स था और उसको ऐसे रीबिल्ड करके, रेनोवेट करके या रिकंडीशन करके उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ये एक न्यू गुड्स है। ठीक है, सेम ऐसे ही जो सेलर है, सप्लायर है गुड्स का, जो स्पॉन्सरशिप थी या अप्रूवल है एफिलिएशन की किसी दूसरे सप्लायर से, मतलब उसने बोल दिया कि हमने अब स्पॉन्सरशिप ली हुई है, बट एक्चुअल में उन्होंने नहीं ली हुई थी, तो ये भी इसके अंडर आ जाएगा। कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन की गई है कि मतलब कि गुड्स और सर्विसेज की यूज़फुलनेस को लेके कि गुड्स का ये भी यूज़ है, ये भी यूज़ होगा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, तो वो गलत तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो मतलब इस पॉइंट में मतलब मेन वही आ जाएंगे सारे पॉइंट्स कि जिनकी वजह से कि आपने एक ट्रेडर ने, एक सेलर ने गलत तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है कि दिखाया कुछ और है, बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। ये गारंटी वारंटी को लेके भी हो सकता है, गुड्स की क्वालिटी को लेके, स्टैंडर्ड को लेके हो सकता है, परफॉर्मेंस को लेके भी हो सकता है, तो ये सब इसके अंडर आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, एडवर्टीजमेंट ऑफ द बार्गेन प्राइस ऑफ गुड। मतलब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट माना जाएगा कि अगर कोई भी ट्रेडर है, सेलर है, उसने मैगजीन में या न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट दी थी कि वो गुड्स को प्रोवाइड करेगी बार्गेन प्राइस, मीन्स वो थोड़े से कम प्राइस पे कि छूट मिल जाएगी कस्टमर को, लेकिन वो जो टाइम पीरियड था वो लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर था, बट एक्चुअली उसकी मतलब कि जो सेलर है उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो उनको बार्गेनिंग है वो प्रोवाइड करे। ऑफरिंग गिफ्ट और प्राइजेस विद द इंटेंशन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग दैम। सेम ऐसे ही किसी भी जो कस्टमर है उनको एडवर्टीजमेंट वगैरह के थ्रू कि जो गिफ्ट्स का लालच दे दिया या प्राइजेस का दे दिया किसी और आइटम का, मतलब इंटेंशन तो है कि उनको प्रोवाइड नहीं करना, लेकिन बस उनको ऑफर किया जा रहा है ताकि जो इम्प्रेशन अच्छा हो जाए और वो गुड्स को परचेज कर ले प्राइजेस के लालच में। तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब मानी जाएगी। अगला पॉइंट है कंडक्टिंग कंटेस्ट, जो भी कंटेस्ट होते हैं, लॉटरीज है, गेम ऑफ चांस है और स्किल है। तो ये भी मेन पर्पज़ है कि आपको गुड्स को प्रमोट करना है, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सेल करने के लिए, और जो गुड्स की सप्लाई है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, और इसमें जो बिज़नेस का इंटरेस्ट है मतलब अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हो। तो जो भी ये कंटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, या लॉटरीज होंगी या गेम ऑफ चांस होगा, स्किल होगा, जो भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, ये सब माने जाएंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ई पॉइंट इज़ नॉन कंप्लाइंस ऑफ द प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी कि यहाँ पे जो रिस्क है, बोला गया था कि जो कंज्यूमर को कोई भी रिस्क है वो यहाँ पे नहीं होगा, उसको रिड्यूस कर दिया गया। कुछ स्टैंडर्ड्स थे जो प्रेस्क्राइब किए गए थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, लेकिन जब उन्होंने उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, कंस्ट्रक्ट किया, उसकी फिनिशिंग किया, पैकेजिंग करी, वो ज़रूरी थी, बट कंज्यूमर ने तो बिलीव करा कि ये हजर्ट्स नहीं है, मतलब ये नुकसानदायक नहीं है, बट उन्होंने उन प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करा, उनको कंप्लाई नहीं करा, उनको पूरा नहीं करा। तो ऐसे गुड्स की जब सप्लाई होगी, सर्विसेज की सप्लाई होगी, तो वो भी किसके अंडर आ जाएंगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर। होर्डिंग और डिस्ट्रक्टिंग ऑफ द गुड्स, जो भी इस इंटेंशन के साथ मतलब कि जो गुड्स का प्राइसेस है वो इंक्रीज़ कर दिया, मतलब कि इनको होर्डिंग दैम और रिफ्यूजिंग टू सेल द गुड्स, कि इनको जानबूझ के बोल दिया क्या कि अब हम आपको जो गुड्स है वो सेल नहीं करेंगे, वो सेल तभी करेंगे जब आप ज़्यादा प्राइसेस है वो हमें पे करोगे, यानी कि जानबूझ के ऐसा किया गया है। तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पूरियस गुड्स, तो ऐसे गुड्स को ऑफर करना या फिर जो डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज थे उनके रिगार्डिंग, कि वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ जाएंगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2002 के सेक्शन 2H सब सेक्शन 2। कोजेज़ या टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन और द कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। तो ज़्यादातर ये बोलने में आता है कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उसको ना डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती हैं। जो ये प्रॉब्लम है वो क्यों आती है, इलिटरेसी की वजह से, कि जो कंज्यूमर है वो एजुकेटेड नहीं है, पॉवर्टी की वजह से, और जो इन्फॉर्मेशन की कमी है, क्योंकि वो ना सालों से उनको ट्रेडिशनली जैसे फॉलो करते आ रहे हैं, उनके साथ साइलेंटली जो भी एक्सप्लोटेशन हो रहा है उसको वो टॉलरेट कर लेते हैं, और ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा फेल हो जाता है। जो भी लीगल तरीके से जो कंज्यूमर को राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं
उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है वो उनको एक्सप्लॉयटेशन से नहीं बचा पाते। और इनके मेन रीज़न क्या है कि जो कंज्यूमर है वो उनके राइट्स को इग्नोर कर देते हैं, मतलब उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके पास ये अधिकार भी हैं। तो किस क्या क्या कारण है, किस तरह की एक्सप्लॉयटेशन होती है इस एक्ट के अंडर। तो पहले आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें एक ट्रेडर इन्वॉल्व होता है कि वो गलत तरीके से अनफेयर तरीके का यूज़ करता है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने गुड्स को सेल करने के लिए। जैसे उसने फ्री गिफ्ट्स रख दिया, लक्की ड्रॉ स्कीम को अप्लाई कर दिया, जो प्रमोशनल जो कंटेस्ट होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करा, एडवर्टीजमेंट के द्वारा मिसलीड करा। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे वो एक बायर को मैनिपुलेट करता है ताकि वो उस गुड्स को परचेज करे। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर क्या क्या आएगा, जैसे कि मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, ऑफरिंग गिफ्ट्स एंड प्राइजेस ये आ जाएंगे। सेकेंड इज स्पायरलिंग प्राइसेस। तो प्राइसेस को इंक्रीज करना जानबूझ के। ऐसा क्यों करते हैं कि ताकि प्राइसेस को इंक्रीज किया जा सके। जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है जैसे होर्डिंग के द्वारा, ब्लैक मार्केटिंग से, या फिर आर्टिफिशियल कि नकली तौर पे क्या कर दिया उन्होंने, स्कार्सिटी दिखा दी रिसोर्सेज की, यानी कि जो गुड्स की कमी दिखा दे कि वो मार्केट में है नहीं, बट एक्चुअल में तो वो है। जानबूझ के कमी दिखाई है ताकि उनकी जो सप्लाई है वो कम हो जाए और डिमांड है वो ज़्यादा हो जाए। जब डिमांड इंक्रीज़ होगी, सप्लाई कम होगी, तो गुड्स के प्राइसेस है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो प्राइसेस को इंक्रीज़ करके भी जो ट्रेडर है वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता है। थर्ड इज अडल्ट्रेशन। एक और तरीका है जिसकी वजह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, वो क्या है कि कई बार कि ऐसे गुड्स हैं जो बेचे जाते हैं कंज्यूमर को जो उनकी लाइफ के लिए डेंजरस है और उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं। जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करने के लिए जो ओरिजिनल गुड्स होता है उसके साथ जो मिलावट कर देते हैं, जैसे कि मिक्सिंग द एनिमल फैट विद द घी। तो घी के साथ जो एनिमल फैट है उसको मिक्स कर दिया, या फिर जो ग्रेन्स होते हैं उनके साथ हार्मफुल सीड्स हैं उनको मिक्सअप कर दिया, जैसे पल्सेस के साथ भी मिक्स कर दिए, मस्टर्ड ऑयल के साथ मिनरल ऑयल को मिक्स कर दिया, या फिर जो चिल्ली पाउडर के साथ जो डस्ट वगैरह है वो इंक्लूड कर दी, डर्टी वाटर के साथ जो मिल्क है वो उन्होंने मतलब सप्लाई कर दी। तो अडल्ट्रेशन भी एक तरीका है जिससे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। फोर्थ इज़ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो पुअर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो उनको सेल किया जा रहा है, जो कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे वो उन जो गुड्स है वो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उनसे थोड़ा सा कम है। और जो एग मार्क होता है मतलब जो सफिशिएंट कंडीशन थे, जो स्टैंडर्ड सफिशिएंट थे उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो पुअर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करके भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे कि इससे वजह से भी इसका परिणाम क्या होता है, जब पुअर क्वालिटी के जो गुड्स को सप्लाई करने से लार्ज नंबर ऑफ डेथ हो जाती हैं, इंजरीज हो जाती हैं, या फिर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं वो अनसेफ होते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर हो गए, केरोसिन स्टोव्स हो गए, कुकिंग गैस हो गई, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो गए, ये सब। फिफ्थ इज डिसेप्टिव पैकिंग। तो कई बार क्या होता है कि जो पैकिंग होती है, मैन्युफैक्चरर जो पैकिंग करता है वो जानबूझ के कस्टमर को थोड़ा सा क्या करता है, डिसीव करता है, उसको धोखा देता है कि जैसे कि पैकेट के ऊपर तो लिख देगा कि इतनी क्वांटिटी का सामान है, बट एक्चुअल में वो उतना नहीं होता, उससे कम होगा। ऐसे क्या करता है कि जो रेप्यूटेड ब्रांड है, जो पहले से ही जिसकी इमेज बन चुकी है मार्केट के अंदर, उसी ब्रांड नेम का यूज़ करेगा, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग होगी ना थोड़ा सा उसमें चेंज कर देगा ताकि कंज्यूमर का उसके ऊपर ध्यान ना जाए और वो उसके प्रोडक्ट को परचेज कर ले ओरिजिनल ब्रांड समझ के। यह है डिसेप्टिव पैकिंग। फिर आता है कि अंडर वेट सप्लायर। तो कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो उनको अंडर वेट गुड्स है वो भी बेच देता है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर के ऊपर ज़्यादातर लिखा होता है कि 14.2 kg ऑफ गैस, लेकिन कई बार वो जो गैस है 14.2 kg नहीं होती, उससे कम ही होती है जो कि कंज्यूमर को सप्लाई की गई। सेवन्थ इज डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। तो जो कंज्यूमर है उनको जो पुअर और डेफिशिएंट सर्विसेज है उनकी मतलब दी जाती, उनको प्रोवाइड की जाती है कि ऐसे सर्विस में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, जैसे कि कुरियर सर्विस होगी उसमें डिले हो जाती है। आप भी अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मंगवाते हो बाय पोस्ट तो उसको आने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी। इसमें मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैंने अपना जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो मंगवाया हुआ है बाय पोस्ट, लेकिन वो अभी तक भी डिलीवर नहीं हुआ। तो ऐसे ही जो रॉन्ग बिलिंग, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब गलत आ जाता है अमाउंट, टेलीफोन बिल है वो भी गलत आ जाता है। अनड्यू डिले इन द सेटिंग इंश्योरेंस एक्सीडेंट क्लेम। ऐसे ही जो भी इंश्योरेंस अगर आपने एक्सीडेंट हुआ था
उसके लिए क्लेम करा इंश्योरेंस कंपनी से, बट उसमें भी डिले हो जा रही है। तो ऐसे ही जो भी फ्लैट या फिर जो हाउसेज़ है, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो भी आपको फ्लैट प्रोवाइड करने हैं, उनमें भी डिले हो जाएगी। मतलब जो सर्विसेज को देने में कुछ ना कुछ कमी रह गई, वो सही तरीके से प्रोवाइड नहीं की गई, तो वो आ जाएगा डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। 8 इज़ नेग्लिजेंस इन सर्विसेज, लापरवाही। नेग्लिजेंस भी क्या है, एक और कारण है कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का। जैसे कि जो भी सर्जन है उसने गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि न्यूज़पेपर में कोई ऐसा इंसिडेंट दे दिया या फिर ऐसी कोई न्यूज़ प्रोवाइड कर दी जो फेक थी, जो मतलब ट्रू नहीं थी। 9th पॉइंट इज़ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो मोनोपोलिस्ट क्या होता है, सिंगल प्रोड्यूसर होगा, कमोडिटी का सिंगल सेलर होगा। कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएशन वो होती है जहाँ पे सेलर एक ही होता है और जो बायर्स है वो नंबर्स में ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक है वो इस पोजीशन में है कि वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकता है किसी न किसी वे में। जैसे कि वो ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करेगा, क्योंकि बेचने वाला तो वो अकेला है, कोई खरीदने मतलब कोई और तो है नहीं जिससे कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज कर सके, तो उनको उन्हीं से ही प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करेगा जानबूझ के। जो गुड्स की सप्लाई है या डिस्ट्रीब्यूशन करेगा सर्विसेज का, गुड्स का, वो जानबूझ के ज़्यादा प्रॉफिट्स पे करेगा। या फिर हो सकता है कि जो कंपटीशन है उसको मतलब कि रिस्ट्रिक्ट कर दे, कोई और मार्केट में एंट्री ही ना करे। गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसको कम कर सकता है और जानबूझ के सप्लाई की अनरीजनेबल, बिना किसी बात के, बिना किसी रीज़न के रिडक्शन कर देगा या सप्लाई को लिमिट कर देगा, ताकि मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाए और जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। सप्लाई कम है तो जो प्राइसेस है वो और भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये आ जाते हैं आपके मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में। अब हम करते हैं राइट टू कंज्यूमर। तो फ्री मार्केट इकॉनमी में कंज्यूमर को पूरा पूरा हक है कि उसको किस गुड्स को परचेज करना है, किस गुड्स को परचेज नहीं करना है। तो कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बहुत सारे जो राइट्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहला राइट क्या है, राइट टू सेफ्टी। तो कंज्यूमर को राइट है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, किसके अगेंस्ट, उन गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग के अगेंस्ट जो कि उसकी हेल्थ के लिए हैजर्ड्स है या फिर जो उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान मतलब पहुंचाती हैं, या फिर कोई जो सेवरल फेक, अडल्ट्रेटेड या इन्फीरियर, डिफेक्टिव, इनफेक्टिव और जो डेंजरस गुड्स अवेलेबल है मार्केट में उनके अगेंस्ट, या फिर ऐसे गुड्स जिनसे उस कंज्यूमर की जो बॉडी और हेल्थ को नुकसान पहुंचे। तो कंज्यूमर के पास पूरा पूरा हक बनता है कि इन सभी गुड्स से उसको सेफ्टी है वो प्रोवाइड की जाए। सेकंड राइट क्या है, राइट टू चूज़। इस राइट के अंडर कंज्यूमर को हक बनता है कि वो जो मार्केट के अंदर इतनी तरह की जो वैरायटी है गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबल है, उनमें से वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है, चाहे वो किसी भी डिफरेंट ब्रांड की हो, क्वालिटी की हो, शेप है, कलर है, साइज़ है, डिज़ाइन है या प्राइस है, जो कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया गया था। तो इस राइट के अंदर जो कंज्यूमर है वो अश्योर्ड होगा अपने आप से कि उसको किस कौन सी गुड्स को या सर्विसेज को मतलब परचेज करना है कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, जितना ज़्यादा उसको पॉसिबल हो सके। तो जो भी मिसलीडिंग या जो फॉल्स एडवर्टीजमेंट दी जाती है या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी किसी भी वे में, तो अगर कोई भी पर्सन या मैन्युफैक्चरर है जो सेलर हो, अगर उसने कोई मतलब कि प्रेफरेंस किया है, इस तरह से कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस किया है अनफेयर तरीके से, या फिर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनका यूज़ करके, तो यहाँ पे कंज्यूमर को पूरा पूरा राइट है कि वो मतलब कि ऐसे फॉल्स एडवर्टीजमेंट से उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा, उसकी अपनी खुद की मर्जी होगी कि उसको उसे उस गुड्स को परचेज करना है या फिर नहीं। थर्ड राइट क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर के पास पूरा पूरा राइट है कि उसको सारी जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उस गुड से रिलेटेड, यानी कि ये वो सारी इन्फॉर्मेशन जो एक कंज्यूमर को हेल्प करे ये डिसीजन लेने में कि उसे उस गुड्स या सर्विसेज को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जैसे कंज्यूमर को पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट की, उस गुड्स की, सर्विस की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, प्योरिटी, पोटेंसी, स्टैंडर्ड गुड्स के प्राइसेस के बारे में, ताकि इन सभी पॉइंट्स को या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उनको एनालाइज करेगा, उसके बाद जो कंज्यूमर है वो डिसीजन ले पाएगा कि उसको इस गुड्स को, सर्विस को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। फोर्थ राइट क्या है, राइट टू बी हियर। तो कंज्यूमर के पास पूरा पूरा राइट है कि जो भी अप्रोप्रिएट फोरम है, जैसे कि नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन है, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम है, तो मतलब कि जिससे उसके इंटरेस्ट को कोई भी अफेक्ट हो रहा है तो वो इन फोरम के पास जा सकता है और उसकी सुनवाई वहाँ पे
होगी, मतलब उसका पूरा पूरा राइट है कि उसको सुनवाई की जाए। जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो उन फोरम के सामने अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सके, अपनी कंप्लेन कर सके। उसके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है उसके अगेंस्ट वो कंप्लेन कर सकता है। राइट टू सीक रिड्रेसल, और कंज्यूमर के पास पूरा पूरा हक है कि उसको, मतलब कंप्लेन तो उसने कर दी, मतलब कि सुनवाई हो गई है, उसके बाद जो भी उसको क्लेम मिलना है या जो भी कंप्लेंट उसने की थी मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट या फिर सेलर के अगेंस्ट, तो जो राइट होता है कि कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से जो फ्रीडम है वो दी जाए, और जो भी उसका बिना बात के एक्सप्लोटेशन किया गया है उसके रिगार्डिंग, मतलब उसका समाधान किया जाए, उसको कंपनसेशन वगैरह है वो प्रोवाइड किए जाए। 6 इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो कंज्यूमर को पूरा पूरा राइट होता है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, मतलब उन सभी चीज़ों के बारे में जो उसके लिए नेसेसरी हैं। तो यहाँ पे जो एजुकेशन है वो क्या करेगी, कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उसके बारे में जो अवेयरनेस है वो प्रोवाइड करेगी, कि जैसे ग्रीवेंसेज रिड्रेसल सिस्टम क्या ऐसा है कि अगर आपका इतने रुपए से लेके इतने रुपए तक अगर नुकसान हो जाएगा तो आपको किस फोरम के पास अपनी कंप्लेंट लेके जानी है, कैसे अप्लाई करना है, तो पूरा जो लीगल प्रोसेस है, किस किस चीज़ के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने का कंज्यूमर के पास पूरा पूरा राइट है। अब हम करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की मतलब ज़रूरत क्यों हुई, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले है अनफेयर एंड डिस्क्रिप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी अनफेयर और डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, जो कि कंज्यूमर को डिफेक्टिव गुड्स को सेल करके या सब स्टैंडर्ड गुड्स को सेल करके, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करके, उनसे ज़्यादा प्राइसेस को चार्ज करके, या भी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मिस रिप्रेजेंट करके गुड्स के बारे में, तो जो प्रोड्यूसर है, सेलर है, वो क्या होता है कि कंज्यूमर के रिगार्डिंग ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो की। तो ताकि जो कंज्यूमर की जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जाए, उनको टाइम पे रिड्रेस किया जाए, इसीलिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसको लाया गया। सेकेंड इज़ लेंथी लीगल प्रोसेस। अगर एक जो कंज्यूमर है उसके साथ कोई भी एक्सप्लोटेशन हो रही है, अगर उसके खिलाफ वो कोर्ट में केस करेगा तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, उसका सोल्यूशन उसको बहुत टाइम के बाद मिलेगा। उसको जो मेंटली मतलब टेंशन होगी इस टाइम पीरियड में जब उसने लीगली प्रोसेस किया हुआ है, जो उसका टाइम लगेगा, मनी लगेगी, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। इस वजह से कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले, एक बहुत ही सिंपल तरीके से, चीपर वे में, और बहुत ही क्विकली उनको सोल्यूशन मिल जाए। थर्ड इज़ इम्पैक्ट ऑफ अदर कंट्रीज, जैसे कि यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है। इन्होंने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो मीजर्स उठाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और उन्हीं एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए इंडिया को भी महसूस हुआ कि वो अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे और कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लाए। फोर्थ इज़ वेलफेयर स्टेट। इंडिया क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो DPSP गिवन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंडर भी यही साफ मेंशन है कि जो भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, वो ऐसे काम करेगा जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होंगे। और कंज्यूमर क्या है, सोसाइटी का ही पार्ट है। तो कंज्यूमर के वेलफेयर को, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया था कि जो मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है 1969 में, उसको पास किया गया। फिर 1984 में जो भी प्रोविजंस रिलेटेड थे, किससे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थे, उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया इस एक्ट के अंडर। लेकिन इस एक्ट में क्या था कि जो पावर थी, मतलब MRTP कमीशन की, वो बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे कुछ और अमेंडमेंट्स की गई 1991 में, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब कि अच्छे से मतलब थी नहीं, इतनी अपने मतलब आपको सक्षम नहीं थी, अनेबल थी कि वो जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाई। तो इसकी जगह पे चाहे वो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस हो या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, वो उनको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लाना पड़ा। फिफ्थ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया में क्या, जो डेवलपमेंट का जो रिजल्ट है लास्ट 58 ईयर्स में, जो भी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे करके सब्सटेंशियली इम्प्रूव हुआ है। जो भी स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए हैं इकॉनमी में, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था 1991, जिसमें LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था।
तो यहाँ पे जो कंज्यूमर की वांट्स है वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। कि जो कंज्यूमर को सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं मिला, कि जो हमारा होम मार्केट था उसके अलावा उसको जो फॉरेन मार्केट है वो भी मिल गया, तो कंज्यूमर की जो चॉइसेस है वो भी इंक्रीज़ होगी। और फिर जब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल लेवल पे जब कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पे नेसेसरी हो जाता है कि कंज्यूमर की जो भी इंटरेस्ट, कंज्यूमर का जो भी इंटरेस्ट है उसको सेव किया जाए। 6th इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जो भी ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, उसकी जो ग्रोथ है वो भी रैपिडली हो रही है। जैसे कि मास मीडिया, टीवी वगैरह हो गए, केबल नेटवर्क हो गए, और जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा इस चीज़ का। जो भी उसके बाद में कंज्यूमर क्या हो गए, बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए। फिर जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो इतनी ज़्यादा मतलब एबल नहीं हुई कि वो उन कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सके, क्योंकि अब कंज्यूमर को क्या हुआ कि उनको अपनी सेफ्टी के बारे में, हेल्थ के बारे में अब बहुत ज़्यादा कंसर्न है। पहले जो लोग थे इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं थे अपनी हेल्थ को लेकर के, बट अब बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि मास मीडिया है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाती हैं इसीलिए। 7th इज रोल ऑफ जुडिशियल सिस्टम। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो भी अमेंडमेंट हुई थी 1993 में, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की पावर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पावर दी कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए जो भी रेमेडीज़ हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में वो सिंपलर होंगी, असेसिबल होंगी और बड़ी ही जल्दी हो जाएंगी और लेस एक्सपेंसिव होंगी। 8 इज़ लोक अदालत। जो कॉन्सेप्ट है लोक अदालत की इंडिया के अंदर, वो भी एक गैदरिंग मोमेंटम है। लोक अदालत जो भी पार्ट है कि स्पीड की बड़ी ही जल्दी से, इफेक्टिव तरीके से और इकोनॉमिकल सस्ते तरीके से जो रिड्रेसल सिस्टम है वो लाया जाए। तो कितने सारे केसेस हैं, मोटर एक्सीडेंट के हो गए, कंप्लेंट जैसे किसके अगेंस्ट है, पोस्टल सर्कल के अगेंस्ट है, दिल्ली जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, माने महानगर जो टेलीफोन निगम है, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग हैव बीन सेटल्ड इन्वॉल्विंग करोड़ ऑफ रुपीज़। यानी कि जो करोड़ों के केस है वो लोक अदालत के अंडर, मतलब कि उनको रिड्रेस किया गया। जो ये कॉन्सेप्ट है लोक अदालत की, उसको दूसरे एरियाज में भी एक्सटेंड किया गया। 9th इज कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। तो जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लार्ज नंबर ऑफ पेटिशंस होती हैं, जो कि हाई कोर्ट के सामने दी गई हैं या सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई हैं, पब्लिक इंटरेस्ट जो भी लिटिगेशन है उसके वे से। जो कॉन्सेप्ट है PIL की, वो एक गैदरिंग मोमेंटम है कि जो पोस्ट कार्ड जो भी हाई कोर्ट्स को कंप्लेंट दी जाती हैं उनको एक रिट पेटिशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो जो PL का एक वर्चुअली कंज्यूमर इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है जो कि हेल्प करता है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। 10th इज कंज्यूमर अवेयरनेस। तो जैसे जैसे जो एजुकेशन है उसकी स्प्रेडनेस हो रही है, कि वो एजुकेशन फैल रही है, कि लोग अवेयर हो रहे हैं, अब उनको अपने राइट्स के बारे में पता है, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर को जो रिलीफ है वो गारंट की गई है। और जो इम्पोर्टेंट जुडिशियल डिसीजन किसके रिगार्डिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, वो जैसे कि न्यूज़पेपर में भी बताया जाता है, टीवी पे भी दिखाया जाता है अच्छे से, कि क्या कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्या क्या उनके राइट्स हैं, इन सब के बारे में। तो कंज्यूमर को अब वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको जो बेटर सर्विसेज हैं वो मिलेंगी ड्यूरेबल गुड्स के लिए। जो भी लेजिस्लेटिव मेजर हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में वो क्रिएट किए जाएंगे, कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में अच्छे से पता होगा और जो भी रेमेडीज़ हैं वो भी उनको अवेलेबल करवाई जाएंगी। 11th इज कंज्यूमर। तो कंट्री में 500 से भी ज़्यादा जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके अगेंस्ट अवेयरनेस को स्प्रेड करना। इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया बॉम्बे, कॉमन कोज न्यू दिल्ली, कंज्यूमर एक्शन फोरम कैलकाटा, दिल्ली एंड मद्रास, कंज्यूमर फोरम उडुपी। तो दो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या परफॉर्म करते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस को, कि जैसे कि ब्रिंगिंग आउट ऑफ द मोनोग्राफ एक्सेट्रा,
एसिलरेटिंग द कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाना, जो भी सैम्पल्स अलग अलग प्रोडक्ट के उनको कलेक्ट करना, उनकी टेस्टिंग करना, सेमिनार्स वर्कशॉप वगैरह हैं या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं वो अरेंज करना, ताकि कंज्यूमर्स को जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जा सके और उनकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट किया जा सके। उनकी कंप्लेंट्स को फाइल किया जाए, जो रिट पेटिशंस होती हैं कंज्यूमर्स के बिहाफ पे, वो कोर्ट को, हाई कोर्ट के या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे दी जाए। और जो प्राइस रैगिंग होती है कि प्राइसेस को ज़्यादा चार्ज किया जाता है उसको रजिस्ट किया जाना चाहिए। और होर्डिंग वगैरह, जो ब्लैक मार्केटिंग की जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये। जो भी अंडर वेट सेलिंग है उसको चेक करेगा और जो कंज्यूमर है उनको एजुकेट करेगा कि वो अपनी हेल्प खुद से कैसे कर सकते हैं। 12th इज़ नेशनल अवार्ड ऑन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक जो अवार्ड है 1988 से वो डिसाइड करा कि वो इंडिविजुअल को या फिर जो वॉलेंट्री अपनी मर्जी से जो कंज्यूमर का ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, वो सेटअप हुआ है उसको प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ने या फिर उस ग्रुप ने या ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है कंज्यूमर की केयर के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कंज्यूमर्स है वो खुद से ही इन्वॉल्व हो जाए अपनी प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि वो जो काउंसिल है उनको एस्टेब्लिश करेगी। तो कंट्री में जो 2 लेवल पे इन काउंसिल को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो सबसे पहले है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट द सेंट्रल लेवल। सेकेंड इज स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट द स्टेट लेवल। तो सबसे पहले करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन को इशू करके इस काउंसिल को एस्टेब्लिश कर सकती है और इसकी जो डेट होगी सेटिंग अप की वो भी उस नोटिफिकेशन में मेंशन की जाएगी। सेकेंड क्या है? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि किन किन से मिलके ये जो काउंसिल है वो बनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, जो मिनिस्टर इंचार्ज है कंज्यूमर अफेयर का इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इस काउंसिल का चेयरमैन होगा। सेकेंड इज जो नंबर ऑफ ऑफिशियल या फिर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है काउंसिल के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे। जो काउंसिल है उसमें टोटल मेंबर कितने होंगे? 150 मेंबर्स होंगे। वो इंक्लूड करेंगे जैसे फूड एंड सिविल जो सप्लायर के मिनिस्टर्स हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर हो गए किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर्स हो गए सभी स्टेट्स के। जो मेंबर हैं लोकसभा के, राज्यसभा के। जो कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है SC ST के, शेड्यूल ट्राइब कमीशन के। सेक्रेटरी ऑफ द सिविल सप्लायर्स हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न्ड विद द कंज्यूमर इंटरेस्ट। और रिप्रेजेंटेटिव होंगे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के, वुमेन होंगी, कल्टिवेटर्स होंगे, ट्रेडर्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो कुल मिला के 150 मेंबर होंगे। जो इसकी टर्म है, कितने ड्यूरेशन के लिए इस काउंसिल को बनाया जाएगा, उसकी ड्यूरेशन है 3 ईयर्स। फोर्थ इज फिलिंग द वैकेंसी। तो अगर कोई भी वैकेंसी अकर होती है उसको कैसे फिल किया जाएगा? जिस भी क्लास में मतलब वैकेंसी आई है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इन वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। फिफ्थ इज प्रोसीजर ऑफ मीटिंग। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मीटिंग है वो कैसे होगी? जो भी सेंट्रल काउंसिल की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होगी। और ज़रूरी है कि साल में कम से कम 1 मीटिंग तो होनी ही चाहिए। जो भी सेंट्रल काउंसिल है वो उस टाइम और प्लेस पे मिलेगी जैसे कि चेयरमैन को सही लगता है। और जो भी ये प्रोसीजर होगा, जो भी बीच में ट्रांजेक्शन वगैरह हुई हैं बिजनेस की जो प्रिस्क्राइब करती हैं उस हिसाब से, यानी कि जो भी चेयरमैन को सही लगता है जो टाइम और प्लेस है वो डिसाइड कर लेगी मीटिंग का। बट ज़रूरी है कि साल में 1 बार मीटिंग ज़रूर हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? प्रोटेक्शन और प्रमोट करना है किसके? कंज्यूमर के राइट्स को। ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है इस काउंसिल को एस्टेब्लिश करने का। कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि गवर्नमेंट ने इनको सजेस्ट क्यों किया, ताकि कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है, राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको प्रमोट किया जा सके। जो ये राइट होते हैं कंज्यूमर के वो सिमिलर होंगे जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मेंशन किए गए। ब्रीफ में दोबारा फिर यहाँ पे दे दिए, जैसे कि राइट टू सिक्योर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हेजर्ड्स टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी कि ऐसे गुड्स, इनके जो राइट टू सेफ्टी में किया था हमने कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है जिन गुड्स की वजह से उसकी लाइफ को नुकसान है, उसकी हेल्थ को नुकसान है।
Second is the right to be informal in respect of quality, quantity, potency, purity, standard and price of the goods and services so that the consumer is protected from the unfair trade practices. ये हमारा कौन सा है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि कंज्यूमर को राइट है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी, उसकी पोटेंसी, स्टैंडर्ड्स को लेकर के, प्राइसेस को लेकर के. थर्ड इज है एज फार एज पॉसिबल राइट टू बी अश्योर्ड ऑफ एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द कम्पिटिटिव प्राइसेस. कि यहाँ पे हमने राइट किया था कि कंज्यूमर को पूरा पूरा हक है कि वो चूज़ कर सकता है अपनी मर्जी से, जो भी इतनी सारी वैरायटीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो उनमें से कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट करेगा. Fourth is right to be heard and assured that the sufficient attention will be paid to the interest of the consumer at the appropriate forum. कि यहाँ पे कंज्यूमर को पूरा पूरा हक है कि जो भी अप्रोप्रिएट फोरम्स है, चाहे वो नेशनल हो, स्टेट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वो अपनी कंप्लेंट है वो लेके जा सकता है, उसको पूरा हक है कि उसकी सुनवाई की जाए. फिर राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं या फिर कोई और उसको एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो उसको पूरा पूरा हक है कि उसकी मतलब कि वो समाधान किया जाए, उसको रिड्रेस किया जाए. फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. तो एजुकेशन का भी राइट है, सेम वही राइट है जो हमने पढ़े थे अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सेकेंड इज द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और स्टेट काउंसिल. तो जैसे कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का था, सेम अब ऐसे ही स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है. इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कैसे करेगी, वो नोटिफिकेशन को मतलब नोटिफिकेशन जारी करके एस्टेब्लिश कर सकती है सीपीसी को. और ये जो नोटिफिकेशन होगा इसमें एस्टेब्लिशमेंट की डेट है वो भी मेंशन की जाएगी. सेकेंड इज कंपोजिशन. जो भी मिनिस्टर इन चार्ज है कंज्यूमर अफेयर का जो स्टेट गवर्नमेंट में था वो इस जो काउंसिल का चेयरमैन होगा. वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट था, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है. नंबर ऑफ ऑफिशियल और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे. जो भी मेंबर हैं अदर ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जो एक्सीडिंग नहीं है, ज़्यादा नहीं है, किससे, 10 से, या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए गए थे उनसे. थर्ड क्या है, मीटिंग. तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी स्टेट काउंसिल की उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ मीटिंग है वो कन्वे की जाएंगी, लेकिन हर साल कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए. देखो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के केस में तो कम से कम साल में 1 मीटिंग होनी चाहिए थी. अब यहाँ पे जो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के केस में क्या है, कम से कम साल में 2 बार जो मीटिंग है वो होनी चाहिए. जो स्टेट काउंसिल जो मीट करेंगे उसी टाइम पर उसी प्लेस पर जैसा कि चेयरमैन को ठीक लगता है. और जो भी प्रोसीडिंग होगी, कार्यवाही होगी मीटिंग की, वो उन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगी जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था. फोर्थ इज ऑब्जेक्ट. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश करने का कि जो भी कंज्यूमर के राइट्स हैं, जो भी स्टेट के जो कंज्यूमर है ना उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए. और जो भी कंज्यूमर के राइट्स है वो हमें अच्छे से पता ही है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू एजुकेशन, मतलब ये सब आ जाएंगे जैसे कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर थे, सेम वही राइट्स आएंगे. आज के लेक्चर में बस इतना ही. आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.